हेलो गाइस, वेलकम टू ऐसी स्टडी पॉइंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है गाइस, वो ब्रांच जो किसी भी ऑब्जेक्ट के विषय में शोध करती है उसे मैकेनिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि इसका मतलब है कि मैकेनिक्स की वह ब्रांच जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तब स्टडी करती है जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ फोर्सेस एंड नेचर ऑफ बॉडीज एक्सेट्रा विच कॉज मोशन। ठीक है गाइस, इसका मतलब है कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तब स्टडी करती है जब वो उसकी मोशन शुरू होने वाली होती है। ठीक है गाइस। डायनामिक्स, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर विच कॉज मोशन। यानी कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी ऑब्जेक्ट को तब स्टडी करते हैं जब वो चल रहा होता है। ठीक है गाइस। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ और अपने सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास के वातावरण के साथ। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हम किसी ऑब्जेक्ट को तब कहेंगे वो मोशन में है कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ और अपने वातावरण के अनुसार। आगे हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। Rest and motion are relative. If a man sitting in a moving bus, the man is at rest with respect to other passengers and in motion with respect to earth. Thus rest and motion are relative. इसका अर्थ है कि यदि कोई आदमी किसी बस में चल बैठा है तो वो रेस्ट पोजीशन में है उस बस के बाकी पैसेंजर्स के लिए, लेकिन मोशन में है अर्थ के लिए, या अर्थ कह लो यहाँ पर, या बस के बाहर का जो सराउंडिंग है उसे कह सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है गाइस, दस इसलिए हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। तो टोटल 3 तरह के मोशन होता है। पहला होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है गाइस, अब हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और point mass body is moving along a straight line। ठीक है गाइज, यानी कि रोटेशनली मोशन वो मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी जिसका मास है वो एक सीधी लाइन में चल रहे हैं। लाइक मान लो ये कोई बॉडी है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है। ठीक है गाइस। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, इट इज़ दैट मोशन इन विच अ बॉडी और अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल। इस मोशन में कोई भी बॉडी हो या पार्टिकल हो वो किसी सर्कुलर पाथ पर घूमते रहते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक पार्टिकल है वो अपने सर्कुलर पाथ पर ही घूमता ही जा रहा है उसे, इसलिए हम इसे कहेंगे सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, oscillatory motion is that motion in which a body moves to and fro and forth repeatedly about a fixed point called mean point in a definite interval of time। oscillatory motion वो मोशन है जिसमें एक बॉडी आगे पीछे अपने मीन पोजीशन से आगे जाती है कभी पीछे जाती है, उस मोशन को हम oscillatory मोशन कहते हैं। जैसे ये एक एटम है, ये अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, कभी इस तरफ फिर वापस मीन पे, फिर इस तरफ फिर वापस मीन पे, फिर इस तरफ फिर वापस मीन पे। पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक पेंडुलम पहले मीन पोजीशन पे होता है, फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वापस मीन पे आता है, फिर राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पे जाता है और फिर वापस मीन पे आता है। ये एक ऑसिलेटरी कह सकते हैं या आप इसे वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेंडुलम ले सकते हैं, एटम ले सकते हैं। ठीक है गाइस।
motion in 1D, 2D and 3D. One dimensional motion. The motion is said to be one dimensional if only one out of the three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. इसका मतलब है कि हम किसी भी मोशन को वन डायमेंशनल तब कहेंगे जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं उसमें से कोई भी एक स्पेसिफाई करे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जब वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम वन डायमेंशनल कहेंगे। एग्जांपल के लिए अ ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक, मान लो एक ट्रेन है वो एक ही एक्सिस में मूव कर दिया है, चाहे वो जिस मर्जी एक्सिस में मूव करे, जहाँ जहाँ उसकी पटरी जाएगी वहाँ वहाँ वो ट्रेन जाएगी। टू डायमेंशनल मोशन, द मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टू डायमेंशनल मोशन वो मोशन है जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई दो कोऑर्डिनेट्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं, बदलती हुई पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक एन ऑब्जेक्ट क्रॉलिंग ऑन फ्लोर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर रेंग रही है। ज़मीन पर दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कॉइन्स ऑन अ कैरम बोर्ड, वॉकिंग ऑफ अ मैन ऑन द ग्राउंड, थ्री डायमेंशनल मोशन। द मोशन इज सेड टू बी इन थ्री डायमेंशनल if all the three coordinate specifying the position of the object changes with respect to time। थ्री डायमेंशनल मोशन वो मोशन है जिसमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब वो बदल रही होती है। लाइक एग्जांपल के लिए देख लो, अ काइट फ्लाइंग ऑन द विंडी डे, मान लो कोई पतंग उड़ रही है तूफानी मौसम में। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अ फ्लाइंग बर्ड, ये सारे के सारे एग्जांपल है थ्री डायमेंशनल मोशन के। ठीक है गाइज। स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए उनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर कहते हैं। जैसे मास, एरिया, डिस्टेंस, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, डेंसिटी, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव both magnitude and direction for the representation are called vector quantities or vector. It can be represented either by a single letter in boldface or by a single letter with an arrowhead on it। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बताने के लिए उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। लाइक ये बॉडी है कोई, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ इस तरफ से, तो हम कह सकते हैं कि वही एक्ट फोर्स ऑफ, मान लो कोई कितने न्यूटन, हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वही एक्ट 1 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बॉडी इन द डायरेक्शन ईस्ट। ये मेरे लिए ईस्ट है, आपके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शंस हो सकती है गाइस, लेकिन मेरे हिसाब से ये इस तरफ की फोर्स ईस्ट है। ठीक है गाइस, तो मैं कह सकता हूँ कि आई अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बॉडी इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है गाइस, तो वही मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को बताने के लिए उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए। 1 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड होगी और ईस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है गाइस। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है वो हम जानेंगे। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो कोई बॉडी है वो किसी भी पाथ को फॉलो करके कहीं पहुंच रही है, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस अभी हमने आपको ऊपर बताया ही था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, होएगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो यानी कि वो चला ही नहीं। ठीक है गाइस, कोई भी बॉडी है अगर उसकी डिस्टेंस 0 है यानी कि वो चला ही नहीं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में बी डिफरेंट पाथ फॉलोड, वही मैंने आपको अभी भी बताया कि डिस्टेंस किन्हीं भी 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कोई भी रास्ता लेके वहाँ तक जाया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसे एस से डिनोट करता है जिसके ऊपर एरो होता है, एस के ऊपर एरो, ये डिस्प्लेसमेंट का साइन है। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। वाइल डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। डिस्टेंस भी कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, लेकिन उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट गिनी जाएगी, वो कैलकुलेट की जाएगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम करेंगे स्पीड, उसके टाइप्स और उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है गाइस,
Speed is defined as the ratio of total distance covered per unit time. Speed is equal to distance upon time. It is a scalar quantity. Its SI unit is मीटर पर सेकेंड और CGS यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है गाइज. टाइप्स ऑफ स्पीड. There are three types of speed. Uniform speed. Speed of a body is said to be uniform if it cover equal distance in equal interval of time. यानी कि हम किसी बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड तब कहेंगे जब वो सेम डिस्टेंस पर सेम स्पीड ट्रैवल करे. यानी कि मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. हम 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर. अगर हम 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 20 की रफ्तार 20 की स्पीड से, अब आगे भी हम अगले 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं अगले 20 की स्पीड से, उसके अगले 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 20 की स्पीड से, और उसके अगले यानी कि चौथे घंटे के जो 20 किलोमीटर है वो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं 20 ही किलोमीटर रफ्तार की स्पीड से, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. वेरिएबल स्पीड. द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा. हम किसी बॉडी की स्पीड को वेरिएबल तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ दे सकते हैं ये 2 पॉइंट है ए और बी. ठीक है गाइस. ये इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए. ठीक है गाइस. इस हर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ये 4 हिस्से करके एक डिस्टेंस हो गया 20-20 किलोमीटर का. ठीक है गाइस. हर एक डिस्टेंस 20-20 किलोमीटर का होगा. मान लो ये कोई कार है, वो पहले स्टार्टिंग के 20 किलोमीटर 1.5 आवर में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 1.5 घंटे में कंप्लीट कर रहा है. अगले जो 20 किलोमीटर है वो कंप्लीट कर रहा है 1.25, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट कर रहा है. उसके अगले के जो है वो कर रहा है 1 घंटे में. ठीक है. और उसके अगले जो है वो कर रहा है पौने घंटे में, यानी कि 45 मिनट्स में 0.75 आवर लगा रहा है. तो ये इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है 20-20 किलोमीटर, पर टाइम सभी में अलग अलग रह रहा है, इसलिए हम उसे कहेंगे वेरिएबल स्पीड. ठीक है गाइस. एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी. एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसके 2 केस हैं. मान लो कोई बॉडी है, इफ ए बॉडी कवर S1 S2 S3 3 डिस्टेंसेज up to n with the speed v1 v2 v3 up to n respectively in same direction. तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3. उसका टोटल टाइम हो गया S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 अप टू n. तो हमें उसकी निकालनी है एवरेज स्पीड. एक केस तो ये है. अब उसकी एवरेज स्पीड हम निकालें. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ने ट्रैवल किया S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन, और टोटल टाइम उसने लिया S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 अप टू n. तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन अपॉन S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 अप टू सो ऑन. ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल गया. अगर कोई बॉडी अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करिए अलग अलग टाइम के हिसाब से, अगर मान लो सब सेम ही डिस्टेंस हो गया, इफ़ S1 S2 S3 तीनों बराबर हो गए S के, यानी कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स. डिस्टेंस तो सेम ही हो गया पर स्पीड वही रही V1 V2 V3, तो उसका एवरेज फॉर्मूला होगा हमारा S प्लस एस प्लस एस. ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, प्लस अपॉन में टाइम टेकन. टाइम होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S अपॉन V3 इज इक्वल टू में होगा. इसे सॉल्व करेंगे तो 3S प्लस 3S अपॉन में, और S कॉमन लिया तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, और ये से सॉल्व करेंगे. S से S कट जाएगा, S से S कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 3 इंटू में V1 V2 V3 अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3. ये हमारा तब फॉर्मूला यूज़ होगा एवरेज स्पीड का जब डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है. ठीक है गाइस. अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, जिससे हमें पक्का हो जाए कि एवरेज फॉर्मूला एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरह से करने हैं. क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर फर्स्ट हाफ ऑफ इस जर्नी एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर. हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. तो हमें दे रखा है उसकी डिस्टेंस. मान लो उसने जर्नी ट्रैवल करी ए से बी पॉइंट पर. उसने पहले आधे पर तो करी उसने 40 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है. और सेकंड हाफ किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ये दोनों हमें डिस्टेंस पता नहीं उसने कितने लिए.
कितना फर्स्ट हाफ उसका ए, हमें ना ही उसकी जर्नी का वो डिस्टेंस बताएगी उसने कितने ट्रैवल किया। अगर बताया होता तो हम उससे उसका हाफ जर्नी पता कर लेते कि हाफ जर्नी उसने इतने हिसाब से करी, तो उसका हाफ मिड पॉइंट कहाँ आता उसकी जर्नी का, यानी कि उसके जिसका डिस्टेंस था उसकी जर्नी का, उसका हाफ पॉइंट हम निकाल पाते। उससे क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया ही नहीं है, इसलिए हम उससे डिस्टेंस को x + x 2x लेके चल रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे लेट द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x। हमें पता नहीं है इसलिए हमने इसे पूरा का पूरा उसका जो जर्नी है यानी टोटल डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का, उसमें हमने 2x सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी स्पीड ऑफ फर्स्ट हाफ, स्पीड ऑफ फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू 40 km/h की स्पीड थी उसकी। टाइम उसने लिया, टाइम टेकन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, टाइम हो जाएगा स्पीड अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा ना। जो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट हाफ x है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट हाफ यहाँ तक है ना, तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस x हो गया, अपॉन में स्पीड है 40 km अपॉन 40 r। ठीक है गाइस, अपॉन में आता ना, तो अपॉन में अच्छा होता तो ऊपर चला गया, इसलिए मैंने ऊपर। स्पीड ऑफ सेकेंड हाफ इज इक्वल टू 60 km है, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग सेकेंड हाफ इज इक्वल टू x/60 आवर हो जाएगा। तो अब हमें इसकी निकालनी है टोटल टाइम हो जाएगा। अभी तो हमारा टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस पता चल गया था, और हम अब निकालेंगे टोटल टाइम टेकन हो जाएगा हमारा t1 + t2 हो जाएगा, t1 + t2 हो जाएगा हमारा x/40 + x/60, ये हमारा t हो जाएगा। तो हमारा टोटल t आ जाएगा, ये हो जाएगा से लेंगे 120, 3x + 2x इज इक्वल टू 5x/120, 5 × 5 और ये हो जाएगा 24, यानी कि x/24। ये हमारा हो जाएगा टोटल टाइम टेकन हो जाएगा x/24। ठीक है गाइज, और अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है गाइस, तो टोटल डिस्टेंस है 2x अपॉन टोटल टाइम है x/24, ये हो जाएगा 2x अपॉन x इंटू ये नीचे था तो ऊपर चला जाएगा 24, x से x गया, ये हो गया 48। तो हमारा v एवरेज आ गया 24 km/h। ठीक है गाइस, अभी हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तब हमें और समझ में आएगा। ठीक है गाइस, ये है सेकंड क्वेश्चन। अ मैन वॉक फॉर 1 मिनट विद स्पीड 1 मीटर/s एंड देन रन 1 मिनट विद स्पीड 3 मीटर/s अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। यानी कि एक आदमी 1 मिनट के लिए चलता है 1 मीटर/s की स्पीड से, उसके बाद 1 मिनट खत्म होते ही 1 मिनट दौड़ता है 3 मीटर/s की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आदमी की। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम पहले लिखेंगे गिवन डाटा जो हमें दे रखा है, गिवन डाटा t1 है हमारे पास 1 मिनट, ये हमारा t1 है, और ये हमारा t2 है 1 मिनट, और उसके बाद v1 दे रखा है हमें 1 मीटर/s और v2 दे रखा है 3 मीटर/s। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमें पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड है v1 इंटू टाइम t1 प्लस v2 t2, ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, v1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई t1 हमारा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, प्लस v2 हमारा 3 इंटू t2 है हमारा 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 60 + 180 इज इक्वल टू 240, यानी टोटल डिस्टेंस होगा हमारा 240 मीटर। ठीक है गाइस, टोटल टाइम टेकन हम निकालेंगे। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू
T1 प्लस T2, T1 हमारा 60 सेकेंड प्लस T2 हमारा 60 सेकेंड इज इक्वल टू 120 सेकेंड। हमने कोशिश करनी है कि हम पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट MKS में लेके चलें, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड है। यहाँ पर अभी डिस्टेंस टाइम की स्पीड की बात हो रही है, तो हम M और S लेके चल रहे हैं। हो गया, ये हो गया। अब हमारे निकलेगा एवरेज स्पीड निकलेगी। उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसमें हम इन दोनों की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस हमारा 240 है अपॉन टोटल टाइम है 120, यानी कि हमारी एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, हमारी आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है गाइस, होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा और आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका कल ज़रूर डाउट लेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।